जिस कंपनी की टोटल इनकम का 90% रेवेन्यू जिस प्रोडक्ट को बेचकर आता था, कंपनी उसी को घटाकर 10% आखिर क्यों कर देती। 1929 में दिल्ली के चांदनी चौक पर एक छोटी सी इत्र की दुकान खुली। आज वही 10,000 करोड़ का एम्पायर बन चुकी है। इस सक्सेस के पीछे मेहनत ही नहीं बल्कि वो डिसीजन है जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं डीएस ग्रुप की। बात है 1929 की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय लाला धर्मपाल और उनके बेटे सतपाल ने दिल्ली के चांदनी चौक पर एक छोटी सी दुकान करी, जहां पर इत्र, सुपारी और तंबाकू से मिले हुए प्रोडक्ट बेचे जाते थे। लेकिन इनकी ये दुकान कोई नॉर्मल दुकान नहीं थी। ये दुकान एक एक्सपेरिमेंटल लैब थी, जहां पर खुशबू और स्वाद को मिलाकर हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश की जाती थी। इन दोनों की दुकान पर जब भी कोई ग्राहक आता, ये उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और उसकी उन बातों को ऑब्जर्व कर अपनी लैब में अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट करते। मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसे स्वाद को खोजना जो एकदम यूनिक हो। अब धीरे धीरे लोगों का उन पर भरोसा होने लगता है। उन्हें लगता है यहाँ पर जो भी मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, और इसी से धीरे धीरे इनकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड ब्रांड बनना शुरू हो जाती है, यानी कि धर्मपाल सतपाल ग्रुप। फिर आया 1940, जब वॉर 2 चल रहा था, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की कमी होने लगी क्योंकि सप्लाई चेन लगातार टूटती जा रही थी। इस वजह से बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी थी, बहुत सी बंद होने की कगार पर थी। अब फिर यह सवाल उठा कि क्या इनको भी अपनी दुकान को बंद करना पड़ेगा। अब यहीं पर इन्होंने एक डिसीजन लिया। इन्होंने क्या काम करा, बीच में से सप्लायर को हटाकर डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट किया और वहीं से डायरेक्ट सामान परचेज करने लगे। अब इनको यहाँ पर एक फायदा हुआ। अब इनके हाथ में सप्लाई और क्वालिटी दोनों का कंट्रोल इनके हाथों में था। और यही वो समय था जब दूसरे स्ट्रगल कर रहे थे। डीएस ग्रुप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने में लगा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी समस्या को फेस करा। वो जो प्रोडक्ट तैयार करते उसका स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं था। यहीं पर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है, उन सबको हाथ से कंट्रोल करना मुश्किल है। और इसी को लेकर इन्होंने एक यहाँ पर डिसीजन लिया कि अब वो एक प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे ताकि जो स्वाद है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। अब जो सत्यपाल जी थे उनको परफ्यूम की अच्छी समझ थी, जो उनको उनके पिता से मिली, और लोग प्यार से उन्हें सुगंधी कहते थे, यानी कि खुशबू को पहचानने वाला। अब जो सत्यपाल जी थे वो अपने आप को खुशबू तक ही नहीं रोकते, बल्कि उनके माइंड में तो एक सवाल था, तंबाकू तो सब बेचते हैं, हम अलग क्या बेचें। और अपने इसी सवाल के साथ 1946 में महीनों की रिसर्च और फेलियर के बाद वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जब तक किसी ने नहीं किया था। और उन्होंने जाफरानी पत्ती और इत्र की खुशबू को आपस में ब्लेंड कर कुछ ऐसा बना दिया जो स्वाद आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और नाम दिया जाफरानी पत्ती, जो आगे चलकर बनता है जाफरानी पत्ती 120। इसका स्वाद यहाँ के लोकल लोगों को इतना पसंद आया, जिसका नतीजा हुआ कि दूर दूर से लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इनकी दुकान पर आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेना बाकी था। अब सत्यपाल जी ने देखा उनकी जो जाफरानी पत्ती है वो बिक तो अच्छी रही है, लेकिन वो लूज बिक रही है, जिसकी वजह से उसकी खुशबू उड़ जाती और उसमें मिलावट का हमेशा डर बना रहता। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये, लोग उनका प्रोडक्ट तो खरीद रहे थे लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। और अपनी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए डीएस ग्रुप 1954 में अपनी पहली तंबाकू की पैकिंग को मार्केट में उतारते हैं, जो कि एक स्क्वायर टीन की डिब्बी थी, और जिसे डीएस ग्रुप ने एज ए सॉल्यूशन मार्केट में पेश किया। उन्होंने कहा, पहला तो इसका जो स्क्वायर डिजाइन है वो आपके पॉकेट फ्रेंडली है, जो आपकी जेब में एकदम फिट बैठता है, जिसको कैरी करना आसान है। दूसरा, तंबाकू को तुलवाकर परचेज करने का कल्चर खत्म किया। तीसरा, डिब्बी में बंद होने की वजह से उनका तंबाकू धूल और नमी से बचा रहता था। और जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था, अब लोगों के पास प्रोडक्ट के साथ उनका नाम भी पहुंच रहा था। और यहीं से 1958 में बाबा जैसे आइकॉनिक ब्रांड के बनने का रास्ता साफ होता है। जो बाबा था, पान की दुकान में कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक डिमांड थी। अगर दुकान पे कोई भी कस्टमर आता तो कहता बाबा देना, और ये थी ब्रांड की असली ताकत। अब बाबा की सफलता के बाद डीएस ग्रुप में एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो यहीं से एक नए सेगमेंट में जाने की शुरुआत करते हैं, और इसी को लेकर 1976 में डीएस ग्रुप एंटर करता है माउथ फ्रेशनर की दुनिया में और लॉन्च करता है तानसेन पान मसाला। अब तानसेन पान मसाला की क्वालिटी भी अच्छी थी और मार्केट रिस्पॉन्स भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक कमी थी, जो कमी 7 साल बाद 1983 में सत्यपाल जी को नजर आती है। उन्होंने देखा जो पान मसाला है, लोग उसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने की बजाय एक आदत के रूप में देखते हैं, और उस समय के जो अमीर लोग थे उसे खाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। अब यहीं से सत्यपाल जी ने एक बड़ा फैसला करा। उन्होंने सोचा, अब मैं जरूरत नहीं बल्कि अब मैं स्टेटस को बेचूंगा, और यहीं से उन्होंने पान मसाला को नशे की कैटेगरी से हटाकर लाइफस्टाइल की कैटेगरी में डाल दिया। अब उन्होंने 1983 में एक आइकॉनिक एड के साथ लॉन्च किया रजनीगंधा, और टैगलाइन थी, रजनीगंधा का स्वाद सबसे निराला, जो आगे चलकर बन जाती है, मैं यूं ही नहीं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब इसका नतीजा ये हुआ, जो लोग पान मसाला खाने से हिचकते थे
अब वही लोग रजनीगंधा को अपनी जेब में रखकर चलना अपनी शान समझने लगते हैं और रजनीगंधा की बढ़ती डिमांड के साथ डीएस ग्रुप भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा था, हेल्थ अवेयरनेस भी लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से डीएस ग्रुप के सामने प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। अब यहाँ पर 90s के एंड तक जो डीएस ग्रुप था उसकी टोटल इनकम का 90% रेवेन्यू जो था वो तंबाकू से जनरेट होता था। अब जब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगी तो मीडिया ने और एनजीओ ने चबाने वाले तंबाकू को हाई रिस्क की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। रजनीगंधा जो था वो 100% तंबाकू फ्री था, लेकिन फिर भी लोग उसे तंबाकू से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट ही समझते थे, जिसकी वजह से डीएस ग्रुप की ग्रोथ धीरे धीरे गिरने लगती है। अब यहाँ पर डीएस ग्रुप ने सोचा अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है तो डाइवर्जन ही एकमात्र सहारा है। और यहीं से डीएस ग्रुप की नई जनरेशन रविंदर कुमार और राजीव कुमार ने एक फैसला किया। उन्होंने तंबाकू से अपनी डिपेंडेंसी को कम किया और एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री ली, क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड कभी कम नहीं होती। अब इसके बाद डीएस ग्रुप 2015 में कैंडी की दुनिया में एक नया धमाका करते हैं। उन्होंने देखा जो कैंडी की इंडस्ट्री थी वो स्मूथ चल रही थी एक ही टेस्ट पर। अब जो डीएस ग्रुप की रिसर्च टीम थी उन्होंने नोट करा जो इंडियंस हैं वो कच्चे आम को नमक के साथ लगाकर बड़े चाव से खाते हैं, और उन्होंने इसी कॉम्बिनेशन को एक कैंडी के अंदर डाला और लॉन्च करी पल्स। और पल्स का जादू लोगों की जुबान पर कुछ इस तरह चढ़ा कि 8 महीने में 100 करोड़ की सेल पार कर लेते हैं, और यही 2017 में 326 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है। और आज डीएस ग्रुप का रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। इस 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में 42% फूड एंड ब्रेवरेज से आता है, 38% माउथ फ्रेशनेस से, 3% हॉस्पिटल से, और तंबाकू जो कभी 90% था आज वो घटकर 10% रह गया है। 1929 की ये छोटी सी दुकान आज इसलिए एक साम्राज्य है क्योंकि इन्होंने मुश्किल वक्त में रास्ता नहीं बदला बल्कि